आप सबका डिस्कवरी ऑफ स्पिरिचुअल इंडिया के कार्यक्रम में एक बार फिर हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। महाराज जी, आपका भी हार्दिक अभिनंदन। ब्रेक के बाद आपको मैं नमन करता हूँ। महाराज जी, हमने एक संकल्प लिया है चैनल ने, ये जो डिस्कवरी ऑफ स्पिरिचुअल इंडिया का कार्यक्रम है, इसके अंतर्गत हम पूरे भारतवर्ष के संत महात्माओं के साथ में विचार विमर्श करते हैं, डिस्कशन करते हैं। तो हम एक सबके साथ डिस्कशन करते करते हम एक नतीजे पर पहुँचे हैं कि भारत का, वैदिक भारत का वापस निर्माण होना चाहिए। वैदिक भारत कैसे बने? वैदिक भारत का मतलब है कि जो पहले था, जिस भारत को पूरे विश्व ने अपना गुरु माना, साइंस और टेक्नोलॉजी या भौतिकवाद के आधार पर तो हमें कभी नहीं उन्होंने माना, लेकिन आध्यात्मिकता के आधार पर हमें माना। विश्व गुरु की पद्धति भारत को दी गई कि ये विश्व गुरु है आध्यात्मिकता के आधार पर। अब ये हुआ है महाराज, रिवर्स ट्रेंड है। जो भारत की आध्यात्मिकता है वो फॉरेनर्स सीख रहे हैं, बाहर के देशवासी सीख रहे हैं, और वहाँ का जो वेस्टर्न कल्चर है वो हम सीख रहे हैं। टेलीविज़न चैनलों के माध्यम से सीख रहे हैं, मैगजीन्स है, इंटरनेट है। तो इसका एक इम्पैक्ट है पूरे समाज पर। तो हमने वो चीज़ सीखी, उन्होंने हमारा धर्म सीख लिया। भारत को वापस हमें वैदिक भारत बनाना है। तो हमने महाराज जी 4 पिलर्स ढूंढे। एक तो एजुकेशन का, जिस पर आप चर्चा कर रहे थे कि हमें एजुकेशन को ही पहले सुधारना पड़ेगा। दूसरा, हमारे को जो सोशल स्ट्रक्चर है इसको सुधारना पड़ेगा। तीसरा, हमें अर्थव्यवस्था भी चाहिए, पैसा तो चाहिए, उसको भी सुधारना पड़ेगा, उसको भी ठीक करना पड़ेगा। और आखिरी में हमारा एनवायरनमेंट जो है, इसको भी हमें ठीक ठाक करना पड़ेगा। तो वैदिक भारत की जो कल्पना है वो पूरी हो सकती है। तो महाराज जी, हमारे पास में 2 सत्र है, तो इस 2 सत्र में हम एक एक को लेके चर्चा करेंगे। महाराज जी, सबसे पहले तो एजुकेशन तो आपने थोड़ा बहुत बताया है, तो और थोड़ा विस्तार से ये हम चर्चा करेंगे कि किस तरीके से यहाँ का एजुकेशनल सिस्टम हमें बदलना पड़ेगा, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या चेंजेस लाने पड़ेंगे। तो हमारे बाकी भी बहुत सारे कम्युनिटीज़ है जिन्होंने मदरसे खोले हैं, उन्होंने अपने हिसाब से चला रहे हैं सब। तो वैदिक भारत में किस तरीके का शिक्षा की प्रणाली होनी चाहिए, कैसे हमारे गुरुकुल खुलेंगे, किस तरीके से टीचर्स आएंगे, उनको कौन ट्रेन करेगा, उनको पैसा कौन देगा। संस्कृत तो पूरा लुप्त हो चुका है, संस्कृत की भाषा भी सिखानी पड़ेगी हमारे को, वो सबसे बड़ी समस्या है महाराज जी। और फिर एजुकेशन सिस्टम में किस क्लास से कैसे कैसे सिलेबस आगे बढ़ेगा। और एक और समस्या है कि जो बाकी धर्म के लोग हैं वो तो ये समझते हैं कि जो अगर इस तरीके का एजुकेशनल सिस्टम में, क्यूरिकुलम में ये आया तो ये हिंदुत्व है, ये हिंदूवाद है, तो ये हिंदू राष्ट्र बन रहा है महाराज जी। तो कैसे इतनी सारी समस्याओं को हम सुलझाएंगे, किस तरीके से शिक्षा की प्रणाली को हम मजबूत करेंगे भारत में वैदिक भारत बनाने के लिए। बहुत अच्छी जिज्ञासा आपने सामने लाई। भारत विश्व गुरु रहा है, और जैसा कि कहा गया, लाइट हैज ऑलवेज कम फ्रॉम द ईस्ट। इस पे सुधार करके वास्तव में यही कहा जाना चाहिए, लाइट हैज ऑलवेज कम फ्रॉम इंडिया ओनली। भारत से ही संसार को ज्ञान का प्रकाश मिला। भारत शब्द का अर्थ ही ऐसा है। भा का अर्थ है आभा, प्रकाश। ज्ञान के प्रकाश में जहां के मनीषी रात दिन रत रहे, डूबे हुए रहे, उस देश का नाम भारत है। इस देश ने ज्ञान को सर्वोच्च माना, और ज्ञान को सर्वोच्च मानते समय ज्ञान की उनकी परिभाषा भी ये थी कि जो कुछ मैंने सीखा है वो मेरे जीवन में उतरना चाहिए। केवल इंफॉर्मेशन के रूप में, जैसे टेप रिकॉर्डर में भरा हुआ कुछ संदेश रहता है, वैसा मेरे ब्रेन सेल्स में वो रहे और उसका कोई परिणाम मेरे आचरण पर नहीं हो, इसको हमारी परंपरा ने ज्ञान कभी नहीं कहा। भगवद गीता के 13वें अध्याय में ज्ञान की व्याख्या इसी प्रकार की गई है जी। तो यह जो ज्ञान है, जो भारतवर्ष का एक अत्यंत बड़ा वैशिष्ट्य रहा है, इसके साथ साथ एक बात और भी मैं विनम्रता से कहना चाहूंगा। रैना जी, आपने कहा जी
कि ज्ञान के लिए तो भारत प्रसिद्ध था, विश्व गुरु था, भौतिकता के लिए वैसा कदाचित नहीं होगा। वास्तविकता यह है कि भौतिक समृद्धि में भी भारत सबसे ऊंचा था जी। और इसीलिए तो यह सोने की चिड़िया कहलाता था। इसीलिए तो सारे विश्व के सभी लोग इस देश में कमाने के लिए आए। ये ज्ञान से भी समृद्ध था और धन से भी समृद्ध था, चरित्र से भी समृद्ध था और उदारता में भी समृद्ध था। इस देश जैसा कोई देश नहीं था। जब हम भारत को उस ऊंचाई पर या उससे भी अधिक ऊंचाई पर लेने का प्रण लेकर के चलते हैं, तो हमें अपने इस निश्चय को, अपने इस संकल्प को छोटे छोटे हिस्सों में बांटना पड़ेगा, जिसका कि एक क्षेत्र आपने ज्ञान के रूप में लिया जी, एजुकेशन के रूप में लिया। प्रश्न आपने सही रखा कि आज के एजुकेशनल सिस्टम में, आज के शिक्षण पद्धति में क्या परिवर्तन किया जाना चाहिए और वो कैसे किया जा सकता है। जी। ध्यान में ये लेना चाहिए कि हमारे देश में शिक्षा पद्धति अंग्रेजों ने नहीं लाई। अंग्रेजों ने शिक्षा पद्धति शिक्षा यहां पर आरंभ की। यह एक मिथक है जो तोड़ा जाना चाहिए। इसको तोड़ने का सफल प्रयास महात्मा गांधी जी के एक भाषण से प्रेरणा लेकर के एक महापुरुष ने किया। अभी वे दिवंगत हुए। उनका बड़ा आदरणीय नाम है धर्मपाल। अ ब्यूटीफुल ट्री इस नाम से महात्मा गांधी जी से प्रेरणा लेकर के उन्होंने एक ग्रंथ को लिखा और उसमें उन्होंने ईस्वी सन 1818 के पूर्व भारत में क्या क्या शिक्षा पद्धति प्रचलित थी जी, इसका पूरा ब्यौरा अंग्रेजों के गैजेट्स के आधार से दिया है। उसका खंडन कोई नहीं कर पाया। और यह प्रेरणा धर्मपाल जी ने जो पाई थी, उसके मूल में महात्मा गांधी जी का लंदन का एक भाषण था, जिसमें उन्होंने अंग्रेजों को सुनाया था, यू पीपल हैव डिस्ट्रॉयड द ब्यूटीफुल ट्री ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। इसमें से प्रेरणा लेकर के उन्होंने पूरा रिसर्च किया और उस ग्रंथ को लिखा। हमारे यहां पर बड़ी अच्छी शिक्षा पद्धति थी। अंग्रेजों ने उस शिक्षा पद्धति का नाश किया। वास्तव में यह सारा एक बड़े व्याख्यान का विषय है जी। थोड़े मैं बतलाता हूं। 1818 के पूर्व इस देश के किस जिले में कितने विद्यालय थे, उसमें किस जाति के कितने बालक पढ़ते थे, उसका सारा ब्यौरा धर्मपाल जी की उस पुस्तक में आज भी आपको मिलेगा, जो उन्होंने अंग्रेजों के गैजेट से लिया है। क्योंकि अंग्रेजों ने अपनी शिक्षा पद्धति यहां पर लाने के पूर्व इस देश की शिक्षा का सर्वे किया था और वो सर्वे उन्होंने प्रकाशित कर दिया, तो वही इस ग्रंथ के लिखने में काम आ गया अपने आप ही। अंग्रेजों ने उस शिक्षा पद्धति को इसलिए बदला कि अंग्रेज नहीं चाहते थे कि यहां पर राष्ट्रीय विचार का उदय हो। अंग्रेज तो चाहते थे कि उनको इतनी दूरी से यहां पर आकर के इतने बड़े देश के ऊपर यदि राज करना हुआ तो यहीं से नौकर निर्माण करने पड़ेंगे जी। और उनके नौकरों को निर्माण करने के लिए, उनके क्लर्क्स को निर्माण करने के लिए, उनकी बुद्धि को भ्रमित करके उनको केवल लिखने पढ़ने की कला सिखाना और केवल अपने कामों में रखना, इस दृष्टि से उन्होंने शिक्षा पद्धति हम लोगों को दी। दुर्दैव की बात यह है कि उसी शिक्षा पद्धति को हम आगे अब तक भी चलाते रहे। शिक्षा में परिवर्तन क्या होना चाहिए? सबसे पहली बात यह है कि हमारी बहुत सारी शिक्षा जो व्यर्थ है उसको बंद कर दिया जाना चाहिए। कम से कम
जिसके लिए जो आवश्यक है उतना ही उसको पढ़ाया जाना चाहिए। जैसा कि हम लोगों को सभी प्रकार के व्यवसाय के टेक्नीशियंस की आवश्यकता है, और यहां पर निर्माण किए जा रहे क्लर्क, हमें अच्छे किसानों की आवश्यकता है, निर्माण किए जा रहे बाबूज, हम लोगों को विद्यालयों में, महाविद्यालयों में उपाधि प्राप्ति करने तक उस ढंग से शिक्षा दी जाती है कि किसान का बेटा एमए हो जाता है, पीएचडी भी हो जाता है, लेकिन वापस लौट करके जमीन में अपनी खेती करना नहीं चाहता है, कोई भी काम नहीं करना चाहता। मैं टेबल के ऊपर बैठा रहूं और केवल हस्ताक्षर करने का काम मुझे मिल जाए तो मेरा जीवन धन्य हो गया, ऐसा मानने वाली एक शिक्षा पद्धति, निकम्मी शिक्षा पद्धति हम लोगों ने पाई। शिक्षा में सबसे पहले व्यावसायिक शिक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए। जितने भी व्यवसाय आवश्यक है उनको जल्दी से जल्दी कैसे सिखाया जाए, यह परिवर्तन करना बड़ा आवश्यक है। शिक्षा के अंतर्गत हमारे नैतिक मूल्य और आध्यात्मिकता होनी ही चाहिए। बिना आध्यात्मिकता के नैतिक मूल्यों का अधिष्ठान नहीं, और बिना नैतिक मूल्यों के शिक्षा का सदुपयोग नहीं। इसलिए शिक्षा पद्धति में व्यवसायाभिमुख शिक्षा हो, और जिसको जिस प्रकार का व्यवसाय करना होगा उस प्रकार की शिक्षा उसे बहुत जल्दी ही उनका वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन करके उधर उधर उस शिक्षा के लिए भेज दिया जाए। पहली बात। दूसरी बात, उसमें नैतिक शिक्षा का आलंबन अत्यंत आवश्यक होना चाहिए। तीसरी बात, हमारे देश का जो इतिहास है यह हमें बहुत गलत सिखाया गया। ऐसा सिखाया गया कि यह देश निरंतर हारता गया है। यह हारने वालों का देश नहीं है, यह लड़ने वालों का, पराक्रमी लोगों का देश है। हमारे देश का इतिहास पराभव का नहीं है, वो पराक्रम का इतिहास है। ऐसा कोई दिन नहीं था 150 वर्षों के अंग्रेजों की गुलामी में, ऐसा कोई दिन नहीं था जिस समय कहीं न कहीं कोई न कोई लड़ नहीं रहा था। और यह केवल अंग्रेजों के लिए नहीं, लेकिन यवनों ने, मुगलों ने भी जो आक्रमण किया उसके पश्चात भी यह देश लड़ता रहा, अपनी खामियों के कारण हारता भी रहा, लेकिन पराक्रमी है ये देश। इस दृष्टि से इस देश की इतिहास की शिक्षा में भी एक नई दिशा, एक नई दृष्टि आनी चाहिए। यह अत्यंत आवश्यक है। शिक्षा में एक बात और है, केवल राजनीति का इतिहास नहीं होता है, विज्ञान का भी इतिहास होता है। हमारे देश के बालकों को गणित का इतिहास कहां पता है? उनको पता होना चाहिए कि जीरो की संकल्पना भारतीय है। इस जीरो के बिना कोई भी गणित चल नहीं सकता, वैज्ञानिक प्रगति नहीं हो सकती। तो हमारे देश का प्राचीन गणित कैसा था, प्राचीन पदार्थ विज्ञान कैसा था, प्राचीन रसायन शास्त्र कैसा था, इन बातों को हम क्यों नहीं सिखावें? हम आज उन बातों का तुरंत अनुकरण करने के लिए नहीं कह रहे हैं, लेकिन ये सारी शिक्षा विदेशों से आई और हमारे पूर्वज मूर्ख थे, वो कुछ जानते नहीं थे। इस प्रकार का भाव अगली पीढ़ियों के भीतर निर्माण नहीं होना चाहिए। हमारे पूर्वज कैसे अच्छे से अच्छे ज्ञानी रहे होंगे, इसको आप कितने कितने प्रमाणों से जान सकते हैं। कभी जाकर के मीनाक्षी का गोपुरम देखेंगे तो पता चलेगा कि यहाँ का आर्किटेक्चर कैसा रहा होगा। कभी जाकर के अजंता के चित्रों के फ्रेशनेस को देखेंगे तो पता लगेगा कि यहाँ का केमिकल साइंस कैसा रहा होगा। अरे दिल्ली के ही उस लोह स्तंभ को जाकर के देखेंगे जिसमें आज इतनी शताब्दियों के पश्चात भी जंग नहीं लगा है, तो पता चलेगा कि यहाँ का केमिकल साइंस कैसा रहा होगा। ये विदेशों से नहीं आया था, ये इस मिट्टी से निर्माण हुआ था। कहीं न कहीं हमारे बालकों को फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स पढ़ाते समय प्राचीन भारत से भी उसके विकास की लिंक जोड़नी बड़ी आवश्यक है। नहीं तो
आत्मविश्वासहीन शिक्षा होगी। जो जो विदेशी लोगों ने कहा वही अच्छा है, हमारे पूर्वज तो मूर्ख थे, इस प्रकार की भावना निर्माण होना किसी भी राष्ट्र के लिए अच्छा नहीं है। ये सारे परिवर्तन लाने चाहिए और इस डर की आवश्यकता नहीं है कि यदि हम धर्म को शिक्षा में लाएंगे तो अन्य संप्रदाय वाले, पंथ वाले क्या कहेंगे जी। उनको कुछ कहने की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि हम अपनी कोई पूजा पद्धति उनके ऊपर थोप नहीं रहे हैं। मैंने ये भी नहीं कहा कि आप नैतिक मूल्य केवल गीता में से निकाल करके दीजिए। अरे बाइबल में भी नैतिक मूल्य है, उनको भी निकालिए, कुरान में भी है, उनको भी निकालिए। जिस धर्म में भी जहां उत्तम सज्जन नागरिक बनाने के जीवन मूल्य मिलते होंगे उनको लीजिए। किसी को उपासना संप्रदाय किसी पर थोपने का अधिकार नहीं होना चाहिए, लेकिन नैतिकता तो जहां जहां प्राप्त होती है वहां वहां से ग्रहण करनी चाहिए। और इसलिए संतों का इतिहास, हमारे सारे के सारे संतों का इतिहास सिखाना चाहिए, क्योंकि हमारे संत ये विशाल हृदय के रहे। उन्होंने मानवता की ही शिक्षा दी, नैतिकता की शिक्षा दी, अधिक कर्मकांड के जंजाल में से समाज को बाहर निकाला और उसको सुगम मार्ग दिखाया, उसके जीवन की शांति का और परमात्मा की प्राप्ति का। ये सारी बातें यदि शिक्षा में थोड़ी थोड़ी डाली जाती है तो अपने आप वह नागरिक कर्तव्य तत्पर होगा, सज्जन होगा। अपने कर्तव्य को निभाने के लिए मुझे अपने संपूर्ण जीवन की बाजी लगानी चाहिए, यही मेरा सच्चा राष्ट्र धर्म है, यह मानने वाला होगा। उसके भीतर हमारे देश का स्वाभिमान भी होगा और संपूर्ण मानवता के लिए एक अत्यंत प्रेम की भावना भी होगी। भारत समर्थ बनना चाहिए, क्योंकि भारत ने कभी किसी के ऊपर आक्रमण नहीं किया। यह देश वो देश है जहां से लोग बाहर गए तो शिक्षा देने के लिए गए, सेवा करने के लिए गए, जीतने के लिए नहीं गए। वी लव द होल वर्ल्ड, द वर्ल्ड इज वन फैमिली, वसुधैव कुटुंबकम। यह इस देश की शिक्षा का सार है, नैतिकता का सार है। और यह विजन, यह दृष्टिकोण जब यहाँ के शिक्षित वर्ग में आएगा तब अपने आप उनको यह भी लगेगा, यस वी आर प्राउड ऑफ आवर रिच हेरिटेज, यह लगना चाहिए। इसी से मनुष्य का अपनी मातृभूमि के लिए उत्सर्ग करने का मन भी करता है। उसके भीतर हीन भावना, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स कभी नहीं आना चाहिए। हाँ, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी नहीं आना चाहिए। मैं विश्व के समस्त देशों में सबसे उत्तम हूं, विश्व को चूसने के लिए नहीं, लूटने के लिए नहीं। जो बड़ा होता है उसका कर्तव्य माना जाता है कि जो छोटे हैं उनको हेल्पिंग हैंड दे, उनकी सहायता करे। इसलिए यदि भारत समर्थ होगा तो भारत अपने साथ सभी देशों को लेकर के चलेगा, सबकी उन्नति करना चाहेगा। यदि भारत को समर्थ बनना है तो भारत की मौलिक शिक्षा में ये सारी बातें आनी चाहिए, और ये बातें जब आएगी तो अपने आप उसके परिणाम कुछ ही वर्षों में दिखने लग जाएंगे। जी महर्षि, यहाँ पर एक इसके साथ एक जुड़ा हुआ प्रश्न है, वो है लैंग्वेज का, भाषा का। तो अभी तो पूरा अंग्रेजीकरण तो हो चुका है, अभी सारे जितने भी बुक्स हैं हमारे फर्स्ट से केजी से वो इंग्लिश में ज़्यादा है महर्षि। उसके बाद में जो साइंस के बुक्स है, आर्ट्स के बुक्स है, वो भी हिस्ट्री के हैं, जियोग्राफी के, वो भी इंग्लिश में है। हमारे जो ग्रंथ है वो मैक्सिमम संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं या उस भाषा में लिखे गए हैं जो हमने कभी पढ़ी नहीं है। अगर हम दूसरे संप्रदाय की बात करें, गुरु ग्रंथ साहिब की बात करें, तो वो अलग भाषा में लिखा गया है, गुरमुखी में लिखा गया है। अगर हम कुरान शरीफ की बात कर लेंगे तो उर्दू या फ़ारसी, अरबी में लिखा गया है। तो वहाँ से भी हमें, जैसे आपने कहा कि वहाँ से भी जो अच्छे पॉइंट्स हैं वो निकाल के हमें इम्प्लीमेंट करना चाहिए। तो अब भाषा के लिए क्या परिवर्तन लाना चाहिए? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, स्टेट गवर्नमेंट्स को क्या सोचना चाहिए? पॉलिसी मेकर्स कैसे इस विडंबना को दूर करें महाराष्ट्र भाषा का?
देश के स्वतंत्र होने के पश्चात 70 वर्षों के बाद भी हम लोग अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाने के लिए जी किसी विदेशी भाषा का आश्रय लेना अनिवार्य मानते हैं। यह हमारे लिए शर्म की बात है कि सारे संसार में संस्कृत भाषा सबसे उत्तम भाषा संगणक के लिए, कंप्यूटर के लिए मानी गई। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि संस्कृत भाषा सबको पढ़ाइए जी या सब लोगों को उसी में व्यवहार करने के लिए कहिए, वह अव्यवहार्य है। लेकिन अंग्रेजी भाषा में सारा व्यवहार हो, यह हमें अपमानास्पद लगना चाहिए। हमारे सामने सबसे सशक्त विकल्प है हिंदी भाषा का। हम लोगों को हिंदी भाषा को सबल बनाने के लिए, सुपुष्ट करने के लिए भरसक प्रयास करने चाहिए और वो किए जा सकते हैं। इसके पिछले सरकारों की पूरे मन से ये इच्छा नहीं रही। यदि सरकार की इच्छा शक्ति दृढ़ होती तो आज हिंदी का स्थान सारे संसार में कुछ और होता। मैं उदाहरण दूंगा आपको। हमारे साथ इजराइल स्वतंत्र हुआ जी। इजराइल की भाषा हिब्रू भाषा रही है। उस समय हिब्रू भाषा को जानने वाले लोग पूरे इजराइल में भी केवल कुल मिलाकर के 200 थे, उससे अधिक नहीं थे। लेकिन इजराइल ने अपनी राष्ट्रभाषा हिब्रू को बनाया, सारी शिक्षा हिब्रू में देना आरंभ किया और आज की स्थिति ऐसी है, इजराइल एक अत्यंत प्रगत राष्ट्र है। सुजलाम सुफलाम भारत भूमि के लोग, यहाँ के किसान और यहाँ के मंत्री कृषि के पाठ पढ़ने के लिए इजराइल जाते हैं। ये इस देश का अपमान है, ये इस देश का पराभव है। वो रेगिस्तान था, ये सुजलाम सुफलाम भूमि है। हम साथ में स्वतंत्र हुए। अरे वहाँ के लोगों को कृषि की शिक्षा के लिए यहाँ आना चाहिए था, उल्टा हो गया। क्यों उल्टा हुआ? हमारे भीतर हमारे देश के स्वाभिमान का ही पता नहीं है, उसका ये परिणाम है। तो आज इजराइल में कोई भी अंग्रेजी नहीं सीखता है। जिनको विदेशों से काम करना है वो ही केवल अंग्रेजी सीखते हैं। बाकी सारी शिक्षा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स आदि विषयों की भी हिब्रू में दी जाती है। मैं ये भी नहीं कहूंगा कि आप सारी की सारी शिक्षा एकदम हिंदी में ले आइए, लेकिन इतना तो कर सकते हैं कि जो अनिवार्य रूप से अंग्रेजी में पढ़ाना आवश्यक होगा उतना ही भाग अंग्रेजी में पढ़ाया जाए। बाकी हमारा माध्यम हिंदी ही बनना चाहिए। उत्तर से लेकर के दक्षिण तक हिंदी के लिए स्वाभिमान जागृत किया जाना चाहिए। देवनागरी लिपि के लिए स्वाभिमान जागृत किया जाना चाहिए। चाहे गुरु ग्रंथ साहब है, चाहे कुरान है, चाहे बाइबल है, चाहे और कोई धर्म ग्रंथ है, इन सब का लिप्यंतरण पहले होना आवश्यक है। ये सब देवनागरी लिपि में आने चाहिए। दक्षिण भारत के जितने भी अच्छे अच्छे ग्रंथ हैं वे देवनागरी लिपि में आने चाहिए। देवनागरी लिपि में आने से अपने आप इन ग्रंथों का पठन पाठन सरल हो जाएगा। फिर अनुवाद भी और साथ में मिलेगा तो उनको समझना भी बहुत सरल हो जाएगा। इच्छा शक्ति की आवश्यकता है। यदि इच्छा शक्ति हमारी पक्की हो तो ये सारा कार्य अधिक नहीं 5-7 वर्षों में किया जा सकता है। हिंदी भाषा यही हमारी प्राण भाषा है। इस प्रकार का निश्चय लेकर के हम चले तो कठिन कुछ भी नहीं, लेकिन चलने की हमारे भीतर एक अत्यंत प्रचंड ऊर्जामय इच्छा शक्ति चाहिए। जी। दूसरे सत्र में महाराज जी के साथ में बहुत अद्भुत, बहुत सुंदर चर्चा रही। महाराज जी ने हमें ज्ञान दिया और आदेश भी दिए, सरकार के लिए भी, हम सब के लिए। इस सत्र में हमने ये जाना कि अगर हमें वैदिक भारत का निर्माण करना हो, पूर्ण निर्माण करना हो, तो हमें वापस एजुकेशनल सिस्टम, जो शिक्षा की प्रणाली है, उसको मजबूत करना पड़ेगा। एजुकेशनल सिस्टम मजबूत तब होगा जब हमारे पढ़ाई में, हमारे पाठ्यक्रम में नैतिकता आएगी।
मानवता सिखाई जाएगी। ये भारत के लिए ये बड़ी विडंबना भी है और दुखद समाचार भी है कि अभी 70 साल आज़ाद होने के बाद भी हम अकबर और बीरबल की कहानियाँ सुनाते हैं बच्चों, छोटे छोटे बच्चों को अंग्रेज़ों की कहानियाँ सुनाते हैं और औरंगज़ेब पढ़ाते हैं। इससे उनकी मानसिकता में पोल्यूशन होता है और उनको भी ऐसा लगता है कि ये वर्ल्ड के बड़े महान व्यक्ति रहे होंगे और बहुत सारे लोग उनका चरित्र नकल करके वो भी वैसे ही बनते हैं। अगर हम एजुकेशनल सिस्टम को प्राइमरी लेवल पर, मिडिल लेवल पर, हायर सेकेंडरी लेवल पर, कॉलेज लेवल पर, यूनिवर्सिटी लेवल पर अगर हम अपने ही ग्रंथों से अच्छी अच्छी प्रेरणा वाली स्टोरीज पढ़ाएं और हमारे जितने भी महापुरुषों के बायोग्राफीज़ और ऑटोबायोग्राफीज़ पढ़ाएं तो उनके चरित्र में भी अच्छा निर्माण हो सकता है। महाराज जी ने ये भी कहा कि हमारे देश के लिए भी ये बहुत ही दुर्भाग्य है कि हम इज़राइल से बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए इज़राइल जाते हैं, जबकि वो देश हमारे साथ ही आज़ाद हुआ था। ये इसलिए सब कुछ हो रहा है क्योंकि जो पहले 100 साल, 200 साल, 300 साल पहले जितने भी किताबें लिखी गई, जितना भी ज्ञान एक जगह में लाया गया या ग्रंथ लिखे गए, वो किसी पर्टिकुलर भाषा में थे और उनको अंडरस्टैंड करने के लिए, प्रोपेगेट करने के लिए, आगे आने वाली पीढ़ियों को सिखाने के लिए हमें उसी भाषा का ही उपयोग करना चाहिए था, तो हम भी बहुत सारे स्ट्रांग कंट्री बन सकते थे। लेकिन हुआ ये कि हमने बीच में इंग्लिश की एंट्री यहाँ करवाई और इंग्लिश की एंट्री जब हुई तो उनके हिसाब से यहाँ सारा सिलेबस चलता गया और हम सब अपनी किताबें भूल गए, हम अपना सिस्टम भूल गए, हम सारे ग्रंथ भूल गए और उनके ग्रंथों को, उनके सिस्टम को हम कॉपी करते गए। उससे हम कंफ्यूज हो गए, हमें जो लॉजिकल मीनिंग था वो हमारा रह गया और कन्फ्यूजन में आदमी हर बार गलत स्टेप ही लेता है। हमें ये नहीं समझ आया कि उनका सही है कि हमारा सही है। ज़्यादा प्रभाव उनका रहा क्योंकि गवर्नमेंट भी उनको सपोर्ट कर रही थी। बहुत सारे गवर्नमेंट के जो पहले गवर्नमेंटें रही, उनके जो मंत्री रहे वो कॉन्वेंट एजुकेशन से थे और बाहर के हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और बाकी यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए थे, तो उन्होंने वही कल्चर यहाँ भी डेवलप किया इंडिया में। चाइना भी आज अपनी लैंग्वेज में, अपनी भाषा में सारी किताबें उनकी चाइनीज़ अपनी भाषा में है, वो आपस में कन्वर्सेशन भी उसी भाषा में करते हैं और चाइना का जो हेड ऑफ चाइना है वो भी चाइनीज़ ही यूज़ करता है। किसी को करना हो तो वो ट्रांसलेटर साथ में बिठाकर ट्रांसलेशन करता है। रशिया में भी यही सिस्टम है, जर्मन में भी यही सिस्टम है, हर कंट्री में ऐसा ही सिस्टम है भारत को छोड़ के।